नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं अशोक कुमार। और इनकी खासियत बता दें आपको कि ये अति पिछड़ा समाज जो है उसकी राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। अति पिछड़ा समाज की आकांक्षा, उसकी परेशानी, उसका दर्द, इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। और हम बात करेंगे देश की राजनीति की, बिहार की राजनीति की, कि बिहार में अति पिछड़ा किधर वोट देगा इस बार, क्या एनडीए को वोट देगा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ और बड़े सवालों पर बात कर लें कि बिहार में अति पिछड़ा, आप जानते हैं 36% करीब आबादी है, क्या सही कह रहा हूं मैं? जी 36% करीब आबादी है। और तो ये सबसे बड़ा समुदाय के रूप में अगर देखें आप तो आज अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा किससे उम्मीद कर रहा है? क्योंकि ये भी सब लोग जानते हैं कि ये समाज गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा तो कहते ही हैं, तो हर मामले में पीछे है। तो इसको अभी आगे बढ़ना है, वो राजनीतिक अधिकार का सवाल हो, आर्थिक अधिकार का सवाल हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो किससे उम्मीद कर रहा है अति पिछड़ा समाज? आज का जो अति पिछड़ा समाज है, किस नेता में, किस राजनीति में किससे उम्मीद कर रहा है? जी अशोक जी। जी नमस्कार। हाँ, क्या बताइए कि किससे उम्मीद है? अभी आज का जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम यह देखते हैं कि अति पिछड़ा का जो संघर्ष रहा है, जो अति पिछड़ा का इतिहास रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग हम हैं। यूं कहें हम कि दलित से भी हम कमोबेश उसके समकक्ष उपेक्षित हैं, लेकिन हम हाशिए की ताकत बने हुए राजनीतिक तौर पर। और कुल मिलाकर के आज अगर हम उम्मीद करते हैं तो उम्मीद की किरण महागठबंधन के ही नेतृत्व से हमको समझ में आती है। इस बात का वह इसलिए हम देखते हैं कि जब हम मंडल के दौर में जाते हैं, यही मंडल कमीशन को लागू करने को लेकर के बीजेपी ने विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार को गिरा दिया था। और उससे उनका चरित्र उजागर होता है कि कितना मंडल विरोधी था, कितना वो दलित अति पिछड़ा विरोधी था वह सरकार, जिसको हम बीजेपी की सरकार कहते हैं। और तब जाकर के मंडल के दौर के बाद में हम यदि देखते हैं बिहार के अंदर या देश के अंदर, तो कुल मिलाकर के हमको यह समझ में आती है कि आज हम अति पिछड़ा को लेकर के जो लालू जी की सरकार 1990 में बनता है, मंडल के बाद के दौर का, लालू जी ने अति पिछड़ा सवाल को कुल मिलाकर के एक हद तक बढ़ा पाए, जिसमें डॉक्टर को, इंजीनियर को इंस्टीट्यूशन में जो शिक्षा क्षेत्र में मिला था रिजर्वेशन, जिसके आधार पर अवसर मिला, उसके बाद उनको जो आगे बढ़ाने का जो दायित्व था वह नहीं हो सका। और फिर जब हम आते हैं 15 वर्षों के बाद नीतीश कुमार जी का सरकार का, तो हम उसमें देखते हैं कि 2005 के बाद, उनके चुनाव के बाद, जीतने के बाद 2006 में पंचायतों में उन्होंने रिजर्वेशन दिया और उनको एक राजनीतिक तौर पर एक अवसर मिला देश के अंदर या बिहार के, यूं कहें कि सत्ता प्रतिष्ठानों में नीतियों बनाने में एक अवसर मिला। लेकिन उसके बाद 20 वर्ष बीतने जा रहा है, नीतीश कुमार उस अति पिछड़ा की जो हैसियत थी राजनीतिक तौर पर, जो उनको मिलना चाहिए था उनको अधिकार, उस अधिकार को वो नजरअंदाज कर गए। उसके बाद उनके बारे में वो एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखे और वो आगे 20 वर्ष तक राजनीति करते रहे। आज हम समझते हैं वो ढलान पर हैं और नीतीश कुमार के बस की बात अब न रह गई है कि वो अति पिछड़ा के हिमायती हों, अति पिछड़ा के लिए वो सोचे, अति पिछड़ा के लिए कोई कार्यक्रम के बारे में सोचे, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये आज का स्थिति है। अब अगर हम फिर देखते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए, अति पिछड़े लोगों को क्या करना चाहिए, जो परिस्थितियां हैं, हम देखते हैं कि अति पिछड़े समाज के लोगों को धार्मिक उन्माद में
बीजेपी की सरकार ने हर जगह चौक चौराहे पर फंसाया है। इनके बच्चों को कलम देने के बजाय, शिक्षा देने के बजाय तलवार और त्रिशूल देने का काम किया है। कुल मिलाकर के हम यह देखते हैं कि हमको पीछे धकेलने के लिए, पुराने समाज में ले जाने के लिए बीजेपी का पूरा प्लान भी सामने दिखता है। कहीं से हमारे विकास के बारे में, हमारे लिए वैज्ञानिक सोच, विकासशील सोच, एक बेहतर समाज बनाने में, एक बेहतर बदलाव की दिशा में हमारे बारे में उनका सोच नहीं है। इस संबंध में हम यह देख रहे हैं जो पूरी स्थिति है। तब हम इसको देखते हैं कि आज हमारा समाज का, अति पिछड़ा वर्ग का, समुदाय का, अति पिछड़ा समुदाय से जितनी जातियां हैं, सबों को जो राजनीतिक तौर पर माने हाशिए की ताकत बन गई है, और कुल मिलाकर के उनको कहा जाए तो आज अवसर का जो, समान अवसर का जो सिद्धांत है संविधान में, बराबरी का जो अधिकार है वह गौण हो गया है। और कुल मिला के संविधान ही संकट के द्वार पर खड़ा हो गया है। और संविधान ही हमको आज तक जो भी अधिकार था उसका संरक्षण, उसका सुरक्षा और हमको आगे बढ़ाने का अवसर दिया था। और आज के डेट में हम इस मानते हैं कि बीजेपी के हमको अंधकारमय जीवन की ओर ले जाना चाहता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, एक संविधान सम्मत देश में जन्म लिए हैं। हमको भी लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए, हमको भी संविधान के मुताबिक। तो किसको, कौन से नेता में आज आप देख रहे हैं? तो आज हम देख रहे हैं उस स्थिति में कि एक कर्पूरी जी थे, हम थोड़ा ले चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिन्होंने पहली बार अति पिछड़ों के बारे में सोचा था। उनको बिहार की सरजमीन पर गालियां सुनना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। किन लोगों ने गालियां दिया था मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, सारा समाज के लोग जानते हैं, बिहार के एक एक लोग जानते हैं किन लोगों ने गालियां दी थे। आज वो समाज भी कर्पूरी जी को पूजते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन उनके वर्ग के हित के लिए कभी नहीं सोचते हैं। तब हम ही मानते हैं आज की स्थितियों में कि हमारे लिए इस चुनौती से निपटने के लिए और अपने अधिकार को संरक्षण करने के लिए हम दोनों में अगर चयन करेंगे, इंडिया गठबंधन में और एनडीए में, तो एनडीए धूर्त की पार्टी है। एनडीए पूरा पिछले समाज की ओर हमको धकेलना चाहता है, हिंदुत्व की राजनीति में ले जाकर के हमारा विकास को अवरुद्ध करना चाहता है, हमको अशिक्षित बनाना चाहता है। यहीं से हम देखते हैं महागठबंधन का एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गाली सुने। और मैं समझता हूं कि बिहार में पहला नेता है जो कर्पूरी जी गाली सुने अति पिछड़ों के विकास के लिए, अति पिछड़ों के हितों के लिए। आज वर्तमान राजनीतिक स्थिति में राहुल गांधी को भी गाली सुनना पड़ा अति पिछड़ों को लेकर के, समाज के विकास के लिए। और उन्होंने एक बड़ी लाइन खींचा है अति पिछड़ा के बारे में 10 सूत्री कार्यक्रम के जरिए। मैं समझता हूं सराहनीय कार्य है वो। उसको जमीन पर जब सरकार आएगी निश्चित रूप से वो जमीन पर दिखना चाहिए। और आज के दौर में हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र गठबंधन का नेतृत्व और नेता हैं, जिन्होंने अति पिछड़ा के हितैषी हैं, जो इन्होंने अति पिछड़ा के सवाल को एड्रेस किया है, चिन्हित किया है, उनके 10 एजेंडों को फोकस किया है और उन्होंने डिक्लेरेशन घोषित किया है। मैं समझता हूं कि आज अति पिछड़ा समुदाय को एकदम गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है और अपने हितैषी का चयन करना है। और निश्चित रूप से वोट देने के मामले में हम इस पर हम आएंगे वोट देने पर। तो जो 10 सूत्री संकल्प जारी किया राहुल गांधी ने, उसका पहला जो संकल्प है वो बहुत खास है कि SC/ST एक्ट की तरह ही अति पिछड़ों के लिए भी अति पिछड़ा अत्याचार उन्मूलन या अत्याचार पर रोक के लिए कानून बनेगा। ये पहला उसका है। तो अब तक नीतीश कुमार अति पिछड़ों का वोट लेते रहे हैं, वो जो अशोक जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि वोट तो ले रहे हैं, लेकिन ये कानून अति पिछड़ों पर आज भी अत्याचार है, जो अलग अलग इलाके में अलग अलग जो दबंग हिस्सा है समाज का उसके जरिए। तो ये कानूनी सुरक्षा अति पिछड़ों को ये देने की बात राहुल गांधी ने की है।
अब आइए हम कुछ थोड़ा सा बिहार की बात कर लेते हैं कि बिहार में चुनाव होना है, तो चुनाव में क्या दिख रहा है? अति पिछड़ा जो है, अब तक माना जाता है कि अति पिछड़ा एनडीए के साथ है। तो लेकिन इधर हाल के दिनों में आपने बताया कि राहुल गांधी किस तरह से दूसरे ऐसे नेता हैं देश में, एक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों के लिए गाली सुनी और दूसरा राहुल गांधी ने गाली सुनी। तो ये इस परिस्थिति में क्या कोई अति पिछड़ों की राजनीति में कोई बदलाव हो रहा है? अगर हम तीन उसको श्रेणी बनाएं कि क्या एनडीए में अब तक जो माना जा रहा था कि अति पिछड़ा मतलब एनडीए को वोट देंगे, तो क्या वहां कुछ दरार है अब, या एनडीए से टूट हो रही है, या एनडीए से बिखर रहा है अब अति पिछड़ा? इस तीन श्रेणी में आप कहां पर देखते हैं अति पिछड़ों को आज? हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति में तो अति पिछड़ा को लेकर के जो सवाल आया है, जो राजनीतिक तौर पर स्थिति, मौजूदा स्थिति आया है, उसमें एनडीए के सामने, एनडीए का जो गठबंधन है या एनडीए के पक्ष में जो अति पिछड़ा समुदाय था, वहां एक दरार आया है। और वह दरार आया है और जो लंबी लाइन एक खींचा गया है अभी, खास करके अति पिछड़ा डिक्लेरेशन को लेकर के, वहां बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है। उनके अंदर भी कड़बड़ाहट है और वो घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो राजनीतिक तौर पर है वो राहुल गांधी हैं, और हम समझते हैं कि आज अति पिछड़ा समुदाय को अपना अगर नेता चुनना है, अगर अपनी पार्टी चुनना है, तो उससे पहले ऊपर उठ करके ये तय करना होगा कि मेरा अधिकार कौन देने के लिए वकालत मेरा कर रहा है, मेरे अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, मेरे अधिकार की बात कौन कर रहा है, या सिर्फ अधिकार के नाम पर मुझे ठगी किया जा रहा है, इसको चिन्हित करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि एनडीए की सरकार ने पिछले 11-12 वर्षों में मुझे ठगने का काम किया है, इस्तेमाल करने का काम किया है अति पिछड़ा समुदाय को। अति पिछड़ा का हितैषी वो कभी नहीं था और न कभी होगा। वह एक धार्मिक उन्माद का संगठन है, वो धार्मिकता के नाम पर इस्तेमाल करता है इन वर्गों का। उनके लिए शिक्षा, रोजगार, अन्य अवसरों के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज के डेट में महागठबंधन का नेतृत्व जो है वही एक वकालत कर रहा है अति पिछड़ा का, और ईमानदारी से कर, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको हम तोड़ देंगे। अब ये बात तो बीजेपी कभी नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से जाति गणना की बात, हालांकि जाति गणना की बात बीजेपी ने कर दी है, लेकिन वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं। और 50% आरक्षण वाली बात तो वो कभी नहीं करते हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है, तो अब हमको देखना यह है कि ये जो अशोक जी ने कहा कि अति पिछड़ा अब तक एनडीए के साथ था मोटे तौर पर, उसमें एक दरार दिख रही है। तो क्या इस चुनाव में इस दरार को इंडिया गठबंधन के नेता चौड़ी कर पाएंगे और उसको बड़ी दरार कर पाएंगे, या वो बीजेपी कुछ और करके वो सीमेंट उसमें लगा देगी और उस दरार को पाट देगी? आपको क्या लगता है, बीजेपी ये दरार पाट पाएगी या ये दरार चौड़ी होगी आने वाले दिनों में? देखिए, बीजेपी इसको अब नहीं पाट सकते हैं क्योंकि उसका सामाजिक आधार का भी मामला है, और हम समझते हैं कि इस मामले में कुल मिलाकर के महागठबंधन ही एक है जो इस दरार को और भी चौड़ा कर सकता है। और चौड़ा करने की दिशा में जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय के साथ हिस्सेदारी की बात पर भी राहुल गांधी ने स्पष्ट किए हैं। और हम समझते हैं कि महागठबंधन को पूरी शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ बिहार में बदलाव की बात नहीं, संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उन अति पिछड़ा समुदाय को वाजिब हक और उसकी हिस्सेदारी देने के लिए उनका जो शेयर होता है सीटिंग में, वह भी उनको मिलना चाहिए। तब हम निश्चित रूप से एक लंबी लकीर खींचेंगे और हम बीजेपी के जो तबका उनके साथ है उनको तोड़ने में निश्चित रूप से गठबंधन, अति पिछड़ा समुदाय सफल होगा। हमारे जैसे जितने लोग लड़ रहे हैं सभी लोग सफल होंगे और एक बदलाव होगा। बिल्कुल, इशारा आप समझ रहे होंगे हमारे दर्शक कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो उनका
36% आबादी है, तो जो टिकटों का बंटवारा हो, तो राजद हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी है इंडिया गठबंधन के दल, वो उनको हिस्सेदारी दें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। ये भी आपकी बिल्कुल, मांग, आपकी बिल्कुल। बातों में निहित है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इजाजत लेने से पहले एक छोटी सी अपील ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सात रंग इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो आप मेंबर बने और सुपर चैट और सुपर थैंक्स का उपयोग करके आप सात रंग इंडिया को आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। इससे इस चैनल को हम और बेहतर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।